lagrange's form. बहुत सारे बच्चे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है उनका कनेक्ट। लैग्रेंजेस फॉर्म देखो क्या है, हम लोगों ने डिफाइन किया था कि z फंक्शन है एक्स वाई का और डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हमने कहा था, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हमने डिफाइन किया है स्मॉल p और डेल जेड अपॉन डेल वाई को हमने डिफाइन किया है स्मॉल q। डेल जेड अपॉन डेल एक्स को स्मॉल p और डेल जेड अपॉन डेल वाई को हमने स्मॉल q रिफर किया। तो जो इक्वेशंस हमारी इस फॉर्म की होती है, ये मैंने आपको बता दिया था कि हम फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टडी करेंगे केवल। तो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या क्या कंटेन होगा, एक्स वाई जेड पी और क्यू, एक्स वाई जेड पी और क्यू। ऐसी इक्वेशंस जिनमें कि एक्स वाई जेड पी क्यू कंटेन होगा, उन इक्वेशंस की स्टडी हम लोग करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देती हूँ कि अगर थोड़ा सा तुम्हें क्लियर दिख जाए उससे। तो इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म, इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म, क्या हुआ बेटा निखिल? कुछ नहीं मैम। कुछ नहीं, पक्का? यस मैम। मुझे लगा कुछ बोलना चाह रहे हो, बच्चे ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर, इस फॉर्म की इक्वेशन अगर हमें दिखाई देगी तो उसको हम क्या कहेंगे, लैग्रेंजेस फॉर्म कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, लैग्रेंजेस फॉर्म कहेंगे। तो मैंने अभी लिखा था, क्लास में ही था, फिर आउट हो गया वापस। चलो, P प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर, वेयर P Q R ये क्या होंगे, फंक्शंस ऑफ x होंगे। x भी हो सकते हैं, y भी हो सकते हैं और z भी हो सकते हैं, है ना। फंक्शंस ऑफ x y z की टर्म होंगी अपने पास में कैपिटल P कैपिटल Q कैपिटल R। और इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, लैग्रेंजेस फॉर्म। इसको क्या कहेंगे, जो इस टाइप की फॉर्म होंगी उसको हम कहेंगे नोन एज लैग्रेंजेस फॉर्म। और लैग्रेंजेस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी सब्सिडियरी इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। क्या करेंगे, सब्सिडियरी इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। सब्सिडियरी इक्वेशंस भी बोला जाता है, ऑक्सिलरी इक्वेशंस भी बोला जाता है। ऑक्सिलरी इक्वेशंस जो फॉर्म करेंगे वो कैसे लिखते हैं, dx अपॉन कैपिटल P, dy अपॉन कैपिटल Q और dz अपॉन कैपिटल R। dx अपॉन कैपिटल P, dy अपॉन कैपिटल Q एंड dz अपॉन कैपिटल R। इस तरीके से राइट डाउन करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास में ये तीन इक्वालिटी रिलेशंस आ गए ना। तो क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को लेंगे, कभी सेकंड और थर्ड को लेंगे और हमें मिनिमम 2 सॉल्यूशंस यहाँ पे कैलकुलेट करने होंगे, क्योंकि अपने पास में कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, 2 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो हमें कॉम्बिनेशन बनाकर, जैसा आपने 11th 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, ऑल्टरनेंडो, इस तरीके के रूल्स पढ़े होंगे, है ना। जब a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी होता है तो उसके लिए रूल्स पढ़े थे आपने, योगानुपात, वित्तानुपात, अंतरानुपात, जिन्होंने हिंदी में पढ़ा है, और जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ा है कंपोनेंडो, डिविडेंडो, ऑल्टरनेंडो, इस तरीके के रूल्स होते हैं। तो उन्हीं रूल्स के थ्रू हम यहाँ क्या करेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे। इसके 2 सॉल्यूशंस हमें कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, 2 हैं। अगर हमारे पास में u इज द फंक्शन ऑफ x y z आ जाता तो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के केस में हमें 3 सॉल्यूशंस कैलकुलेट करके निकालने होंगे ना। वैसे अपने कोर्स में 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इसलिए हम 2 के लिए 2 सॉल्यूशंस कैलकुलेट करेंगे। अब मैं क्वेश्चन लेके आपको सॉल्व करवाती हूँ कि कैसे हमें कैलकुलेट करना है। एक बार दोबारा बता देना। देखो,
अपने पास में PP प्लस Q2 इक्वल्स टू R टाइप की अगर इक्वेशन आएगी तो उसको हम कहेंगे लैग्रेंजियस फॉर्म की इक्वेशन है, वेयर कैपिटल P, Q एंड R कैपिटल वाले क्या हैं, फंक्शंस ऑफ x, y, z हैं। स्मॉल p, स्मॉल q किसको डिफाइन कर रहे हैं, डेल z अपॉन डेल x, डेल z अपॉन डेल y को डिफाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर की हो गई, फर्स्ट ऑर्डर की हो गई। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म की दे रखी है PP प्लस Q2 इक्वल्स टू R, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि इसकी सब्सिडियरी इक्वेशंस कैलकुलेट करेंगे। सब्सिडियरी इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, dx अपॉन p, dy अपॉन q, dz अपॉन r। यहाँ से सबसे पहले हम p q r फाइंड आउट कर लेंगे जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसमें से, और फिर सब्सिडियरी इक्वेशन बना के इनके कॉम्बिनेशंस बनाएंगे और इनके कॉम्बिनेशन से हम कितने दो सॉल्यूशंस कैलकुलेट करके बताएंगे। जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें कैलकुलेट करने होते हैं। यहाँ हमें केवल दो सॉल्यूशंस कैलकुलेट करने हैं क्योंकि x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर? चलो देखो, सॉल्व yzp प्लस zxq इक्वल्स टू xy। पहले थोड़े से इजी से क्वेश्चन लेते हैं फिर थोड़े हार्ड करेंगे। yzp प्लस zxq इक्वल्स टू xy, तो ये इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म की है, देखो p की पावर भी 1 है, q की पावर भी 1 है, और r में यहाँ पर जो टर्म आएगी वो कैसी होगी, जिसमें p और q कंटेन नहीं करेगा। जिसमें p और q नहीं है उसको आपको राइट साइड में लिखना है। तो गिवन इक्वेशन is of the form PP plus QQ equals to R, PP plus QQ equals to R, जिसको हम कहते हैं लैग्रेंजियस फॉर्म ना। लैग्रेंजियस फॉर्म की इक्वेशन है वेयर ये अपना हो जाएगा कैपिटल P, हेयर कैपिटल P हो जाएगा अपने पास में YZ, कैपिटल Q हो जाएगा ZX और कैपिटल R हो जाएगा XY। कंपैरिजन करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किससे कंपेयर करवाना है हमें, PP प्लस QQ इक्वल्स टू R, इस फॉर्म से हमें इसको कंपेयर करना है लैग्रेंजियस फॉर्म से। फिर हम इसकी सब्सिडियरी इक्वेशंस लिखेंगे। सब्सिडियरी इक्वेशंस क्या ऐसे लिखी जाती है, dx अपॉन p, dy अपॉन q, dz अपॉन r ना। वैल्यू रखो dx अपॉन yz, dy अपॉन zx और dz अपॉन xy। ठीक है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें किस टाइप की इक्वेशन दी हुई है। फर्स्ट ऑर्डर की ही आएंगी सारी इक्वेशंस अपने पास। अगर p और q की पावर 1 है और अगर हम इक्वेशन को PP प्लस Q2 इक्वल्स टू R की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो लैग्रेंजियस फॉर्म की इक्वेशन होगी। और उसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्सिडियरी इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। अब इन सब्सिडियरी इक्वेशंस पे हम क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे। अब रिलेशन कैसे निकलेंगे, पहले तो डायरेक्ट रिलेशन देखने की कोशिश करो। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करती हूँ, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करूंगी तो देखो z और इधर भी z है, ये z से z कट जाएगा, अपने पास क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x dx और y dy, तो इंटीग्रेशन आराम से हो सकता है। इसका नंबरिंग कर लो, एक काम करो, स्टार्टिंग में 1 2 एंड 3। ठीक है, जो लोग लेट ज्वाइन किया है वो लोग स्क्रीनशॉट ले लें, सभी लोग ले लें स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा बात है, क्लास में बच्चे बहुत कम है। लेकिन अपना माइक्रोफोन ऑफ करो, क्रिश्चियन माइक्रोफोन ऑफ करो। स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं पेज टर्न कर रही हूँ ना। पहले हम स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड कॉम्बिनेशन लिखते हैं। मैं दोबारा लिख देती हूँ इस इक्वेशन को जो हमने बनाई है, dx अपॉन yz, dy अपॉन zx और dz अपॉन xy। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो हम क्या करेंगे, हमें दो सॉल्यूशंस चाहिए, तो मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड
मैं देख रही हूँ कि अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को लेती हूँ, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी हैव dx अपॉन yz इक्वल्स टू dy अपॉन zx। तो ये अगर आमने सामने ऐसे होते हैं इक्वल टू में, तो अगर कुछ कट रहा है तो हम उसको काट सकते हैं, जैसे z और z कट जाएगा, इसको हम दोबारा लिखेंगे, काटना नहीं है, हम डायरेक्ट बस ऐसे लिख देते हैं, dx अपॉन y इक्वल्स टू dy अपॉन x। ठीक है, काट के नहीं दिखाते, अपने मन में रखना है कि काटना है हमें इसको। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x dx माइनस y dy इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, x dx माइनस y dy इक्वल्स टू 0। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम इस टर्म का, तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। क्योंकि अब ये कांस्टेंट में 2 मिल रहा है तो हमने कांस्टेंट भी c1 अपॉन 2 लिख दिया, जिससे हमें थोड़ी सी अच्छी फॉर्म मिले। और हम लिख सकते हैं c1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्चुअल में हमें करना क्या है, हमें दो ऐसे सॉल्यूशंस निकालने हैं जो कि दोनों डिफरेंट सॉल्यूशंस हो। पहली बात तो दो सॉल्यूशंस कैलकुलेट करने हैं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट सॉल्यूशंस कैलकुलेट करने हैं। सेकेंड थिंग, हमें पेयरिंग इस तरीके से करनी है कि टर्म्स क्या हो जाए, फुली इंटीग्रेबल हो। अगर टर्म्स इंटीग्रेबल होगी तभी हम सॉल्यूशन कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। अब जैसे मैं देख रही हूँ कि मुझे एक सॉल्यूशन मिला एक्स वाई और वेरिएबल कितने हैं एक्स वाई जेड, तो मुझे दूसरा कोशिश क्या करनी है कि या तो मुझे एक्स वाई जेड तीनों में कॉम्बिनेशन मिल जाए, या मुझे वाई जेड में मिले या एक्स जेड में मिले दूसरा सोल्यूशन ना। तो एक्स जेड या वाई जेड के लिए हम देखते हैं, देखो अगर हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं तो अपना क्या होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, ये x dx बन जाएगा, ये z dz बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ से भी सॉल्यूशन आ सकता है। दूसरा, अगर मैं सेकंड और थर्ड ले लेती तो अपना क्या होता है, x से x कट गया, y dy और z dz, मतलब दोनों ही तरीके से हमें सॉल्यूशन मिल सकता है। कोई भी एक कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर ले लेंगे ना। तो मैं टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड ले रही हूँ, आपकी जो इच्छा हो वो आप ले सकते हो। सेकंड एंड थर्ड ले लो, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड वी गेट dy अपॉन zx इक्वल्स टू dz अपॉन xy, फर्स्ट स्टार्टिंग टर्म। फिर इसको हम लिखेंगे, x से x कट जाएगा तो dy अपॉन z इक्वल्स टू dz अपॉन y। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो टर्म हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, y dy माइनस जेड डी जेड इक्वल्स टू 0। मैंने ये कंबाइन कर दी है कि मैंने पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, फिर उसके बाद मैंने साथ के साथ इसको इधर कर दिया। और ऑन इंटीग्रेशन वी गेट y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2। अगेन कांस्टेंट मैंने नया ले लिया c2 अपॉन 2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में लिखने के लिए c2 इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और इसका हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशन लिखने का तरीका होता है फाई या एफ c1 कॉमा c2 इक्वल्स टू 0। c1 c2 की वैल्यू डाल दो, फाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आपका आंसर जो है वो वेरी भी कर सकता है। वेरी कैसे कर सकता है कि अगर मैं सेकंड और थर्ड की जगह फर्स्ट और थर्ड को चूज करती, अगर मैं सेकंड और थर्ड की जगह फर्स्ट और थर्ड ले लेती तो मेरा सोल्यूशन कुछ और मिलता, मुझे एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर मिलता। गलत नहीं है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज में जब हम सोल्यूशन करते हैं तो हमें डिफरेंट सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं। ये डिपेंड किस पर करता है कि आपने कॉम्बिनेशन क्या बनाया है और मैंने कॉम्बिनेशन क्या बनाया है। रिजल्ट चेंज होने से उसके सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, हमारा बस करने का तरीका सही होना चाहिए, हमारे कॉम्बिनेशन सही तरीके से बनने चाहिए। आंसर जो है वो वेरी कर सकता है, बुक से भी कर सकता है, मुझसे भी कर सकता है। ठीक है, तो अपने को बस तरीका सही होना चाहिए। अगर आपने तरीका सही लगाया है, कुछ और भी आपने कॉम्बिनेशन बना लिया है जो कि टर्म इंटीग्रेबल होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या ध्यान रखा है कि मैंने कहीं भी किसी को कांस्टेंट नहीं माना है,
हमें इस तरीके से इंटीग्रेशन करना है कि हम जो है ऐसी टर्म ना आ जाए कि जेड डी वाई, और जेड डी वाई में जेड को कांस्टेंट मान लिया और डी वाई का इंटीग्रेशन वाई कर दिया। ऐसी टर्म नहीं माननी है, हमें किसी को भी कांस्टेंट नहीं मानना, ना एक्स को, ना वाई को, ना जेड को, किसी को भी कांस्टेंट मानते हुए इंटीग्रेशन नहीं करना है। कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाने हैं कि टर्म्स जो हैं वो फुली इंटीग्रेबल, ठीक है, परफेक्टली इंटीग्रेबल टर्म्स हमें बनानी होती हैं। क्लियर? और क्वेश्चंस करते हैं, देखो धीरे धीरे अलग अलग मेथड्स बताऊंगी कि अगर हमें डायरेक्टली सॉल्यूशन मिल रहा है तो डायरेक्टली हम कैलकुलेट करें, अगर डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उस केस में हमें क्या करना है। ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया सबने? यस मैम। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देती हूँ, आप लोग पहले खुद ट्राई करोगे एक सॉल्यूशन निकालने के लिए, फिर हम दोबारा उसको देखते हैं, ठीक है? हालांकि सब कुछ बताना मेरे को ही है क्योंकि अभी तो हम स्टार्ट ही कर रहे हैं। क्या हुआ बेटा? मैम बोलना चाह रहे हो? क्वेश्चन को ऑक्सिलरी क्वेश्चन भी कहते हैं। बोलो बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे क्लियर, बोलो। मैम मैं कह रहा हूँ कि जो सब्सिडियरी इक्वेशन होती है लैग्रेंज फॉर्म में, उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन भी कहते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, सब्सिडियरी इक्वेशंस भी बोलते हैं और ऑक्सिलरी इक्वेशंस भी बोलते हैं, दोनों चीजें बोलते हैं, ठीक है, दोनों बोली जा सकती है उसको, है ना। किसी बुक में आपको सब्सिडी लिख के मिलेगा, किसी में ऑक्सिलरी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीजें लिख सकते हो आप। ठीक, देखो क्वेश्चन चेंज कर दूं मैं, पेज पेपर चेंज कर दूं? यस मैम। ठीक है, अभी हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके पढ़ रहे हैं ना, जैसे एक मैंने बताया कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से हम सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड और बताती हूँ मैं आपको, लिखो सॉल्व mz minus ny into p plus nx minus lz into q equals to ly minus mx। इसमें से 100% एक क्वेश्चन आता है लैग्रेंजेस मेथड में से। mz minus ny into p plus nx minus lz into q equals to ly minus mx। अब इतनी एक्सपेक्टेशन तो मैं कर सकती हूँ कि आप सब्सिडियरी इक्वेशंस बना लें, है ना। देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म की है। तो गिवन इक्वेशन इज इन लैग्रेंजेस फॉर्म, अभी तो एक ही पढ़ी है, लैग्रेंजेस फॉर्म pp plus qq equals to r, ठीक है। here p equals to कैपिटल P क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ स्मॉल p mz minus ny, कैपिटल Q क्या होगा, nx minus lz, और कैपिटल R क्या होगा, ly minus mx। ऐसी टर्म जिसमें p और q का कोफिशिएंट नहीं होगा, p और q नहीं होंगे, वो अपना होता है कैपिटल R। फिर हम इसकी सब्सिडियरी इक्वेशंस या ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखेंगे। सब्सिडियरी इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, dx अपॉन कैपिटल P, अभी लिख रही हूँ मैं, फिर बाद में हम डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर देंगे, dz अपॉन कैपिटल R। तो इस क्वेश्चन के लिए dx अपॉन mz माइनस ny, dy अपॉन nx माइनस lz और dz अपॉन ly माइनस mx। चलो पहले मैं आपको सोचने का मौका देती हूँ कि क्या डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से हमें सॉल्यूशन मिल सकता है क्या। कोई भी दो पेयर करके एक बार ट्राई करके देखो कि क्या हमें डायरेक्टली सॉल्यूशन मिल सकता है क्या यहाँ पर। क्या हमें डायरेक्टली सॉल्यूशन मिल सकता है क्या, कोई भी दो कॉम्बिनेशन लेके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो कि क्या टर्म इंटीग्रेबल हो रही है क्या। क्या टर्म इंटीग्रेबल है क्या।
नो मैम। नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब हम देखो पेयरिंग करते हैं तो हमें पूरा चेक करना है। पहले चेक करने के लिए देखो एक बार कि अगर मैं इस टर्म का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो मुझे एन एक्स, ये जेड वाली टर्म भी मिल रही है और सेम यहाँ भी जेड वाली टर्म मिल रही है, लेकिन डीजेड वाला कंसेप्ट इसमें है ही नहीं जब हम पेयरिंग कर रहे हैं। तो डीजेड नहीं है तो जेड जो है वो कैसे इंटीग्रेट होगा। सेम इसी तरीके से जब सेकंड एंड थर्ड का हम कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमारे पास एक्स की टर्म तो आ रही है, लेकिन एक्स इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा क्योंकि डीएक्स नहीं है ना। और फर्स्ट और थर्ड के साथ सेम कॉन्सेप्ट वाई के लिए मिल रहा है। तो ऐसे केसेस के अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लायर्स ढूंढते हैं। मल्टीप्लायर्स ढूंढना मतलब वही कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाना। देखो कैसे करना है, हमें हमें एक ऐसा सोल्यूशन ऑब्टेन करना है कि हम क्या करें, तीनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, कोई दो का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं ना। तो इसमें ये देखो कि अगर मैं इस टर्म को x से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे अगर x से मल्टीप्लाई करना है तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। तो x को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म बनेगी x dx, और x dx को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। नीचे वाली जो टर्म बनेगी वो कैसे बनेगी, mx z। मैं एक बार रफ चीज जो है वो यहाँ लिख रही हूँ। अगर मैं x मल्टीप्लायर चूज करती हूँ तो मुझे ये टर्म मिलेगी mx z माइनस एन वाई एक्स, ठीक है। अगर मैं इस सेकंड वाले के लिए y मल्टीप्लायर चूज करूंगी तो मुझे मिलेगा एन एक्स वाई और दूसरी टर्म मिलेगी एल वाई जेड, ठीक है। और सेम इसी तरीके से अगर इसके लिए z मल्टीप्लायर चूज किया जाए तो ये बनेगा एल वाई जेड माइनस एम एक्स जेड। और मुझे ये दिख रहा है कि इन तीनों टर्म्स में अगर मैं इन तीनों टर्म्स को ऐड कर दूं तो ये एम एक्स जेड से एम एक्स जेड कैंसिल हो जाएगा, एन वाई एक्स से एन एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, एल वाई जेड से एल वाई जेड कैंसिल हो जाएगा। और ऊपर वाले जो हमने मल्टीप्लायर्स चूज किए हैं वो ऐसे चूज किए हैं कि वो टर्म्स जो हैं वो कैसी हो सकती है, इंटीग्रेबल हो सकती है। तो हम इसको कैसे क्या लिखेंगे, टेकिंग एक्स वाई जेड एज मल्टीप्लायर्स, taking x, y, z as multipliers we have। अब क्या होता है कि इसमें जो कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं वो सारे इक्वालिटी रिलेशन होते हैं। तो हम इसको लिखेंगे ईच फ्रैक्शन इक्वल्स टू, ईच फ्रैक्शन का मतलब ये टर्म, ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन इक्वल्स टू x dx प्लस y dy प्लस z dz। इस क्वेश्चन को करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये हर एक फ्रैक्शन के इक्वल होता है। अगर आप चाहें तो वैल्यू रख के देख सकते हैं ना, तो वो मैं अभी वैल्यू रख के आपको बताती हूँ कि कैसे ये इक्वालिटी रिलेशन बनते हैं। अगर हम इसको ऐसा कर रहे हैं x dx प्लस y dy प्लस z dz, तो मैंने रफ में ये चेक कर लिया कि इसका कॉम्बिनेशन मुझे क्या देगा, 0 देगा ना। अब इक्वालिटी के अंदर क्या होगा, दो रिलेशंस को हमेशा इक्वेट करवाना पड़ेगा। अब जब मैंने यहाँ 0 बना दिया तो जिस भी फ्रैक्शन को मैं यहाँ ले रही हूँ उसके साथ जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, सपोज इसके साथ जा रहा है तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 0 जो है इसको 0 बना देगा और हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, x dx प्लस y dy प्लस z dz इक्वल्स टू 0। और ये टर्म कैसी मिलेगी, हमें इंटीग्रेबल मिलेगी। तो ऑन इंटीग्रेशन हमने बनाई इंटीग्रेबल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू c1। डायरेक्टली लिख दूं मैं, अपॉन 2 मैंने गायब कर दिया सबका, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेती हूँ। 3 फ्रैक्शंस मैंने लिए, 1/2, 5/10 ना, नहीं तो तुम कहोगे कि सीधे सीधे ले लिए मैम ने 1/2, 5/10, और एक मैंने ले लिया 7/14। थोड़ा नंबर ज्यादा बड़ा हो गया ना, कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है, 7/14 कोई बात नहीं। अब अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया किसी टर्म से, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या, 2/4। 2/4 भी क्या होता है, 1/2 होता है।
5/10 भी क्या होता है, 1/2 होता है। 7/14 भी क्या है, 1/2 है। तो ये फ्रैक्शंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं। कैसे फ्रैक्शंस है ये, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस से मतलब इनकी वैल्यू जब भी कैलकुलेट की जाएगी तो वो वैल्यू इक्वल होगी, लेकिन हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं, है ना। तो जब भी ये फ्रैक्शंस होंगे वो कैसे होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे, मतलब उनकी वैल्यू सेम होगी। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 1/2, 5/10, 7/14। ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2। अब मैंने आपसे कहा कि इसको मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, इसको किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया और इसको तीसरे नंबर से, चलो रखते हैं। 1 को मैं कर रही हूँ 2 से मल्टीप्लाई, 5 को मैं कर रही हूँ 3 से मल्टीप्लाई और 7 को मैंने कर दिया -1 से मल्टीप्लाई, है ना। और नीचे भी सेम ऑपरेशन लगाओ, 2 को किया 2 से मल्टीप्लाई प्लस, अगर प्लस कर रहे हैं तो प्लस, माइनस कर रहे हैं तो माइनस। 10 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से और 14 को मैंने मल्टीप्लाई किया -1 से। जरा कैलकुलेट करके बताओ क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, दिख रहा है आपको, थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया मैंने। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन जिस नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो नीचे वाला डिजिट भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। और अगर एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन। तो मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 + 15 - 7, तो ये मिल गया 8 अपॉन, इसको कैलकुलेट करें 4 + 30, 34, 34 - 14 कितना होगा, कितना हुआ, 4 + 30, 4 + 30 हो गया 34 - 14, 34 - 14 कितना हो गया, कुछ गड़बड़ किया 20. है क्या मैंने इसमें, 10/20। 20 मैम ऊपर 10 आएगा। ऊपर 10 आएगा, ये देख लो 2 + 15 17 - 7 10 आएगा। तो मुझे ये लगा था, मैंने कहा फ्रैक्शन सेम क्यों नहीं आया। तो ये देखो रिजल्ट मिलेगा तो 1/2, है ना। तो ये रिजल्ट्स का वेरिफिकेशन किया हुआ है कि अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि नंबर्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मतलब वो अपने आप कट रहा है। फिर उन टर्म्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी अगर हम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर हम करेंगे उन फ्रैक्शंस का, तो हमें रिजल्ट में जो फ्रैक्शन मिलेगा दैट इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसीलिए हमने लिखा कि ईच फ्रैक्शन इक्वल्स टू, फिर इसका हमने x लिया मल्टीप्लायर, इसका y लिया है और इसका z लिया है। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि नीचे वाली टर्म्स को भी x y z से मल्टीप्लाई किया है और उनको ऐड किया है। तो एक तरीका तुम्हारे पास ये आ गया, डायरेक्ट अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बनाओ, अगर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो हम कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएं जिससे कि टर्म हमारी इंटीग्रेबल हो ऊपर वाली और नीचे हमें फ्रैक्शन में 0 मिल जाए। नीचे फ्रैक्शन में 0 मिलने से फायदा क्या होगा कि किसी से भी इक्वेट करवा दो वो उसको 0 बना देगा। अगर यहाँ पे 0 नहीं बनता, कोई कांस्टेंट बन जाता तो मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होता, कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि ये टर्म तो इंटीग्रेबल होती लेकिन ये टर्म इंटीग्रेबल नहीं होती। फिर या तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर यहाँ कांस्टेंट आ रहा है तो ऐसा कॉम्बिनेशन हो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद टर्म्स कैसी हो जाए, इंटीग्रेबल हो जाए। अगर 0 बन रहा है बहुत अच्छी बात है, कोशिश हमें 0 बनाने, अगर 0 नहीं बन रहा तो टर्म इस तरीके की बनाई जाए कि जिस भी फ्रैक्शन के साथ आप उसका कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वो टर्म कैसी बन जाए, इंटीग्रेबल बन जाए। तो ये तो अभी हमारा एक सोल्यूशन निकला। अब दूसरा सोल्यूशन और क्या ले सकते हैं, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ। टेकिंग LMN मल्टीप्लाई लो LMN, कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है। अगर हमें कोई माइनस करना है तो हम यही -m ले लेते हैं उसका मल्टीप्लायर, है ना। अगर n लेना है, n नेगेटिव साइन का लेना है जिससे 0 बन रहा है तो फिर हम यहाँ पे -n ले लेते हैं। टेकिंग LMN एज मल्टीप्लायर, कैलकुलेट करके देखो, ईच फ्रैक्शन इक्वल्स टू LDX प्लस MDY प्लस NDZ। कैलकुलेट करके देखो कि नीचे टर्म क्या बन रही है। इसको मैंने किया L से मल्टीप्लाई तो ये टर्म बन जाएगी LMZ, ये बनेगा NLY, ये बन गया NMX, है ना।
और ये बन गया अपने पास में LMZ ना, LMZ, और यहाँ भी LMZ बन रहा था तो ये 0 बन गया। ये अपने पास बन गया NLY, और यहाँ पे भी जब हम n से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आप रिजल्ट चेक करोगे रफ में, तो ये वैल्यू भी हमें 0 मिलेगी, और ये टर्म भी क्या हो जाएगी, इंटीग्रेबल हो जाएगी, है ना। LDX प्लस MDY प्लस NDZ इक्वल्स टू 0 बनेगा, और उसका इंटीग्रेशन करते ही हमारे पास में सेकंड सॉल्यूशन कैलकुलेट होके मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। पेज टर्न करूंगी मैं। LDX प्लस MDY प्लस NDZ अपॉन 0। कर लो पेज टर्न। पेज टर्न कर लूं मैं। Yes, ma'am. इस टर्म को हम लिखेंगे LDX प्लस MDY प्लस NDZ इक्वल्स टू 0 ना, और ऑन इंटीग्रेशन we get LX plus MY plus NZ equals to constant of integration C2, और जनरल सॉल्यूशन लिखा जाएगा phi of C1, C2 equals to 0। phi of C1, C2 equals to 0 वैल्यू रख दो, phi x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, LX प्लस MY प्लस NZ। थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे तो हमें बनाना आ जाएगा अपने आप। चलो एक और देखते हैं ना, छोटा सा एग्जांपल। कल की क्लास में हम दोबारा इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे ना, इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे। P प्लस 3Q इक्वल्स टू 5Z प्लस 10Y माइनस 3X। P प्लस 3Q इक्वल्स टू 5Z प्लस 10Y माइनस 3X। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और हम कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना? ये लैग्रेंजियस फॉर्म की इक्वेशन है। लैग्रेंजियस फॉर्म की इक्वेशन है Pp प्लस Q2 इक्वल्स टू R। लैग्रेंजियस फॉर्म की इक्वेशन है किस टाइप की, Pp प्लस QQ इक्वल्स टू R, और P की वैल्यू हो गई 1, Q की वैल्यू है 3, और R की वैल्यू है 5Z प्लस 10Y माइनस 3X। ठीक है, कांस्टेंट से कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं XYZ वेरिएबल्स। अगर वेरिएबल की जगह कांस्टेंट आता है तो सॉल्यूशन इजीली निकल जाता है। अब मैं डायरेक्टली लिखती हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। सब्सिडियरी इक्वेशंस मैंने लिखी, dx अपॉन 1 dy अपॉन q और dz अपॉन r होता है 5z प्लस 10y माइनस 3x। क्या डायरेक्टली हमें कोई सॉल्यूशन मिल रहा है? क्या डायरेक्टली इंटीग्रेट करने पर हमें कोई सॉल्यूशन मिल रहा है किसी कॉम्बिनेशन से? इन फ्रैक्शंस में से डायरेक्टली किसी से सॉल्यूशन मिल रहा है क्या? 1 और 2 लें। 1 और 3 वाले से फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम ले लेते हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, dx अपॉन 1 इक्वल्स टू dy अपॉन 3, और इसको मैं अगर लिख दूं 3dx इक्वल्स टू dy ना, और dy माइनस 3dx इक्वल्स टू 0, और इंटीग्रेशन करने पर मुझे क्या मिलेगा, y माइनस 3x इक्वल्स टू c1। ये सॉल्यूशन समझ आता है?
एक सॉल्यूशन हमने निकाल लिया, 2 सॉल्यूशन निकालने हैं, एक निकल चुका है बहुत इजीली। अब सेकंड सॉल्यूशन, आप ज्यादातर यही देखोगे कि फर्स्ट सॉल्यूशन तो बहुत आराम से निकल जाता है, सेकंड सॉल्यूशन में कई बार हमें कुछ ट्रिक्स अप्लाई करनी पड़ती है ना। तो अब सेकंड सॉल्यूशन के लिए मैं देखूं तो मुझे जेड चाहिए। अब एक्स और वाई में तो मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया, लेकिन जेड का नहीं आया, तो हम क्या करें? देखो जेड की प्रॉब्लम क्या है, dx अपॉन 1, तो ये तो टर्म इंटीग्रेबल हो ही जाएगी। यहाँ अगर मैं देखूं कि y माइनस 3x आ रहा है और y माइनस 3x की एक वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, वो मेरे पास आ चुकी है, तो वी कैन राइट इट एज dx अपॉन 1 इक्वल्स टू dz अपॉन 5z प्लस 10c1, और ये भी टर्म अपने आप में इंटीग्रेबल है ना, ये टर्म भी अपने आप में इंटीग्रेबल है, क्योंकि जो एक्स वाई वाली टर्म आती उसकी जगह मैंने लिख दिया कांस्टेंट, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन रिलेशन मिल चुका है जिसमें y माइनस 3x कांस्टेंट के इक्वल है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, आपका सेकंड सॉल्यूशन आ जाएगा। dx अपॉन 1 तो dx ही होता है, तो इंटीग्रेशन से x, और इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? log 5z प्लस 10c1, और 5z है तो 1/5। मैम लेकिन जिसको C1 हमने माना है मैम, वो हाँ, तो बेटा x पे भी बोलो। डिपेंड है ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन y माइनस